ये एंटरप्रेन्योरशिप का सफर शुरू कहाँ से हुआ? जब मैंने जॉब की थी तो उस समय मेरे दोस्त बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मेरे दादाजी स्टोन माइंस चलाते थे, तो उनको देखकर, उनका टशन देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज जस्ट लाइक ब्लड इन आवर बॉडी। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करें। मेरा मानना है कि धरती पर हम सब किराएदार हैं और इसका मूल्य हमें जन सेवा, प्रकृति सेवा और पशु सेवा करके ही चुकाना चाहिए। शार्क टैंक के ज़माने में हर आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर आदमी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि उसके आइडिया को कहीं से थोड़ा सा फंडिंग मिल जाए, पैसा मिल जाए, ताकि वो आइडिया को अपने एग्जीक्यूट कर पाए। तो ऐसे फंडिंग ढूंढने के ज़माने में आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जो फंड करते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर हैं। राहुल गुप्ता जी, हाय, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और कैसी रही है, क्या रही है ये जर्नी कि एंटरप्रेन्योर से आज आप एंटरप्रेन्योर्स को फंड कर रहे हैं, वो जर्नी पूरी, जहाँ आई एम श्योर जब आपने शुरू किया होगा तो आपने पैसे स्कूल टाइम से ही। अच्छा, हाँ, प्लीज पूरी जर्नी बताइए। तो शुरू से ही शुरू करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शिक्षा का अच्छा माहौल मेरे घर पर था। माता पिता ने बहुत अच्छा माहौल दिया और बहुत अच्छा फोकस रहा और उसी वजह से मतलब मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, उनके फोकस करने की वजह से हम लोग पढ़ाई में ठीक ठाक थे उस समय। तो हुआ ऐसा करता था कि हम लोग जब एग्ज़ाम देकर आते थे तो माता पिता ये पूछते थे कि कितने नंबर कम होने की संभावना है। मतलब वो ये नहीं पूछते थे कितने नंबर आएंगे, ये पूछा करते थे कि कितने नंबर कम हो सकते हैं। तो इस और तरह का ये कुछ शहर माहौल था। इंदौरी था? नहीं, ये मैंने पढ़ाई की थी शिवपुरी से। शिवपुरी, MP शिवपुरी में जी। शिवपुरी मेरा बर्थ प्लेस है। गुना हाँ, शिवपुरी। पुणे, शिव राइट राइट राइट। हाँ, इंदौर में शिफ्ट हुआ कॉलेज करने के लिए, इंजीनियरिंग के दौरान। तो अब वो कितने नंबर कम होने की संभावना है, संभावना, कितने यहाँ नंबर से कम हो सकते हैं। जी हाँ, जी। तो होता ऐसा था कि हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तो फैमिली का फोकस अच्छा था बच्चों की पढ़ाई पर। हम लोग तीनों भाई ठीक ठाक थे, पढ़ाई में अच्छा ही किया करते थे। तो स्कूल टाइम से ही कुछ ऐसा होता था कि हम लोग थोड़ा सा इनोवेटिव थे। और अच्छा, बिजनेस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल टाइम पर जब हम लोग वहाँ से शिवपुरी से इंदौर आया करते थे, इंदौर में कुछ रिलेटिव्स रहते थे, तो हम लोग इंदौर जब घूमने आया करते थे तो यहाँ से मुझे गैजेट्स का काफ़ी शौक था। तो जब मैं यहाँ से गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, फैंसी कैलकुलेटर्स लेकर जाता था तो वो काफ़ी मेरे स्कूल मेट्स को काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। तो वो मुझे ऐसा लगा कि आई कैन कन्वर्ट दिस एज एन इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो फिर वो मैं यहाँ से खरीद कर वहाँ पर अपने दोस्तों को और सेल करने लगा। ओह, अरे वाह। हाँ, ऐसा था। उसके बाद में तो इसके लिए फंडिंग, फंडिंग, हाँ, ये भी ये तो छोटा फंडिंग ही मैंने है। अपनी पॉकेट मनी को एज अ फंडिंग यूज अच्छा, किया। अरे वाह, सेल्फ फंडेड था बेसिकली। सेल्फ फंडेड था, बहुत स्मॉल स्केल पर था, लेकिन वो मैंने स्टिल आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स, वो हुआ। तो मतलब पूत के पाँव पालने में ही दिख गया। राइट तो ये राइट। तो हो गई स्कूल तक की जर्नी। हाँ, अब वहाँ से अब फिर अब कॉलेज। कॉलेज में क्या हुआ कि आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो कोडिंग के हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स लिया करते थे एज अ फ्रीलांसर। तो ओके, अच्छा, ये किस साल में है? ये 2006-7 में। बाप रे, उस समय भी आप हाँ, फ्रीलांस वगैरह पढ़ते हुए उस कर समय, रहे थे? हाँ हाँ, तो हम लोग एज अ फ्रीलांसर उस समय प्रोजेक्ट्स लेते थे। और जब मैं एमबीए में था तो हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल हुआ करता था। तो उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट था वर्टिकल का, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप सेल का। तो मैं स्टार्टअप कम्युनिटी में मैं 2011 से हूँ। तो क्या बात। जब लोग शायद स्टार्टअप काफ़ी पॉपुलर जानते नहीं हैं, था, हाँ, जानते नहीं थे इतना तब। इतना। तो 2000, तो मेरे कनेक्ट्स उस समय काफ़ी अच्छे थे स्टार्टअप लॉबी में। तो मैं एक्चुअली, अच्छा, एक और वाक़या आपको बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मेरे अधिकतर दोस्त कॉलेज के हुआ करते थे। और जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे दोस्त मैंने ऐसे बनाए, बहुत अच्छे से मैंने अपने दोस्त चुने। फ्रेंड सर्कल ऐसा कहा जाता था उस समय कि आप 5 ऐसे लोगों के साथ में, जैसे लोगों के साथ में रहते हो आप, में उनकी झलक दिखती है। राइट राइट। तो कॉलेज में मेरे दोस्त ऐसे थे जो कई इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते थे और कई लोग कॉर्पोरेट में थे। और फिर जब मैंने जॉब भी की है, तो जब मैंने जॉब की थी तो उस समय मेरे दोस्त बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे।
और ओह, आज मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कनेक्ट्स पॉलिटिशियन से और आईएएस आईपीएस लॉबी से रहे। यू आर एज गुड एज द कंपनी यू कीप, बेसिकली राइट जैसे वो राइट राइट कहते हैं। राइट। अच्छा, आप हैं शिवपुरी से, हाँ। तो जैसे मैं भी कानपुर से हूँ, छोटे ओके। शहरों में उद्यमिता को इतना बढ़ावा नहीं दिया हाँ जाता है। हाँ। आपको हमेशा आपके दिमाग में यही फीड किया जाता है कि भाई नौकरी कर लो, सिक्योरिटी होनी चाहिए, राइट मंथ के शुरू में सैलरी आनी चाहिए। राइट। तो ऐसे आई एम श्योर आपके यहाँ भी माहौल कुछ अलग नहीं होगा, करेक्ट ऐसी करेक्ट। हाँ इसी। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे माहौल में हम्म। राहुल गुप्ता के दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप कब आ गई? ओके मतलब ये आपने ओके। स्कूल से ही करना शुरू कर दिया था? हाँ, मेरे डैड प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हैं। लेकिन मेरे दादाजी स्टोन माइंस चलाते थे, पत्थर की खदान। तो उनको देखकर, उनका टशन देखकर मतलब उनके उनका जो ऑरा था हाँ, वो देखकर, तो मुझे वो ज़्यादा प्रभावित किया उसने बिजनेस खींचा लॉबी में आपको, आने के लिए, उसने खींचा। बिजनेस में करने के लिए। उसके अलावा मेरे मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि जो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड थे। और एक्चुअली हम लोग जब मेरे फ्रेंड सर्कल, मैंने आपको जैसा बताया कि लगभग 5-7 साल तो बड़े मेरे दोस्त रह थे ही। तो हम लोग बहुत काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते थे, हम लोग नॉर्मल डिस्कशन नहीं करते थे जैसा अक्सर लोग करते हैं। तो हम लोगों का डिस्कशन काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता था कि ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे वर्क करता है। हम लोग डिस्कस करते थे, तो ऐसे करते करते हम लोग बिजनेस का डिस्कशन डीप में करने लग गए। फिर हमें लगा कि बिजनेस करना उतना ज़्यादा टफ नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, माइंड। प्रिपरेशन, डिसिप्लिन। तो उन्हीं चीज़ों पर हमने ज़्यादा फोकस किया रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम। तो अगर ये कहा जाए कि बिजनेस में आने की प्रेरणा आपके लिए आपके दादाजी थे, तो गलत नहीं। देखिए, इट्स ऑल अबाउट कम्युलेटिव थिंग्स। मतलब दादाजी से प्रेरणा मिली, माता पिता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया। मतलब उन्होंने कभी रेजिस्ट नहीं किया? कभी उन्होंने, कभी आज तक की लाइफ में कभी उन्होंने किसी चीज़ को क्या करने बात, से नहीं रोका हमें। क्या बात, मतलब कमाल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है मतलब। कमाल। और ये आई थिंक थ्री इडियट्स मूवी में भी यही कंक्लूजन भी यही था कि बच्चों को जो करना है हम्म। वही करने देना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग देन ओनली यू कैन बिकम सक्सेसफुल। तो अदरवाइज फोर्सफुली अगर आप कोई काम करते हो तो यू कैन नॉट डू गुड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। वो चीज़ है। एमबीए हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, हाँ सब हो गया। अब एक समय आता है ना कि करियर, हाँ तो आपने बताया आप नौकरी भी कर रहे थे। हाँ। तो कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट था जहाँ पर ये चेंज आया कि नहीं यार, अब मुझे बिजनेस ही करना है, एंटरप्रेन्योर ही बनना है, अच्छा। नौकरी नहीं करूंगा मैं किसी हाँ। ओके। तो जब मैं नौकरी कर रहा था तो वहाँ पर मैंने मतलब काफ़ी अच्छा काम किया, सबका सपोर्ट अच्छा था, सब चीज़ें सही थी। लगभग 2 ढाई साल 3 साल में मैंने 3 से 4 बार प्रमोशंस भी लिए। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लूपहोल्स तो हैं, कहीं न कहीं कुछ लूपहोल्स हैं जो मैं और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ अगर मुझे 100% फ्रीडम मिले और अपॉर्च्युनिटी मिले तो। तो तब फिर हमने सोचा, और हम स्टार्टअप लॉबी में तो थे ही उसी समय से। तो मैंने स्टार्टअप्स उसी समय से शुरू कर दिए थे। को? ओके। हाँ। और अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको 100% पूरी आज़ादी मिल रही है, पूरा सब कुछ जो आपका मन है वो करने का मौका मिल रहा है, आपको रिस्क लेने का मौका मिल रहा है। रिस्क, आई मीन टू से, इट रिस्क शुड बी कैलकुलेटिव। मतलब आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने का अगर मौका मिल रहा है आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर रिस्क आप ले रहे हो तो जो फेल्योर आया उसकी जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी 100%। तो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं वो सब चीज़ें। क्या बात है। एक इन्वेस्टर के रूप में जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, राइट तो जाहिर सी बात है आप कंपनी, उस कंपनी जिस इंडस्ट्री को केटर कर रही है, वो सारी चीज़ें तो देखते ही देखते होंगे। राइट। कितना ध्यान आपका प्रमोटर पर जाता है कि हाँ। उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसका वैल्यूज वो उसका इकोसिस्टम क्या है? हम्म। किन किन चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोकस रहता है कि प्रमोटर्स की लाइफ़स्टाइल क्या है? वो लोग कितना समय अपने बिज़नेस को दे रहे हैं? कितना पैसा अपने बिज़नेस से निकाल रहे हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट इन बिज़नेस इज़ जस्ट लाइक अ ब्लड इन आवर बॉडी। आप अगर अपने बिज़नेस से प्रॉफ़िटेबल होने के बाद उससे पूरा पैसा निकालते जा रहे हैं तो दैट बिज़नेस वॉन्ट गो लॉन्गर। तो हम्म। आपका पैसा रीइन्वेस्ट होना चाहिए बिज़नेस में, राइट? और आप कितना समय दे रहे हैं उस पर्टिकुलर बिज़नेस में। यहीं हाँ, पे आपको एक हाँ, हाँ। रोकूंगा कि क्या कोई वो रेशियो है कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, या जो भी आ रहा है कुछ खर्चे के लिए निकाल के सबका सब इन्वेस्ट करते जाओ? नहीं, आप कुछ खर्चे के लिए निकाल सकते निकाल। हैं, कुछ खर्चे के लिए तो निकालना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द मनी शुड बी रीइन्वेस्टेड।
अगर आपको लगता है कि बिजनेस की ग्रोथ है तो। बिकॉज एज एन इन्वेस्टर हम लोग जैसे हमारे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जो एक रॉ आइडिया के साथ में आते हैं और बोलते हैं आप इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसा नहीं होता है स्टार्टअप्स में, एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ अच्छा करके दिया है, मैंने और मेरे भाई ने, मैं थोड़ा सा एक डेविएट जी होना जी। चाहूँगा, मैंने और मेरे भाई ने, हम लोगों ने स्टार्टअप मैं जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमने शुरू कर दिया था। तो बहुत अर्ली स्टेज पर ही हमें पता चल गया था कि फंडिंग कैसे मिलती है। मतलब मैंने और मेरे ब्रदर ने एक स्टार्टअप शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने फंडिंग ऑलरेडी ली हुई है। फंडिंग हम लोगों ने करीब 10-12 साल पहले एक स्टार्टअप किया था, उसमें हमें मिल चुकी थी। तो हमें पता है कि क्या अपने स्टार्टअप को शुरू करने के बाद उसको प्रॉफिटेबल लाना ज़रूरी है। अगर आज मेरे पास कोई आता है स्टार्टअप में फंडिंग के लिए, तो मुझे ये सबसे पहले मैं ये पता करूँगा कि आज वो किस स्टेज पर है। अगर मैं अपना पैसा उसमें डालूँगा तो बर्न तो नहीं हो जाएगा, या वो उस पैसे को मल्टीप्लाई करके देंगे, राइट? तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक स्टार्टअप मेंटोर के रूप में बहुत सारे यंगस्टर्स, अब राइट, उनका राइट, ड्रीम हो गया है राइट, और आप एक मेंटरशिप लेवल पर अब आ गए हैं। राइट। तो ये जो यंगस्टर्स हैं जिनका उद्देश्य है कि अपने आइडिया को थोड़ा सा बड़ा बना के कंपनी बेच दें, बहुत सारे लोग इसी हाँ, हाँ, इसी सोच के साथ घुस रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। क्या आप उनको और हम्म, वो लोग जो सीरियस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हाँ, सही में कोई आइडिया लेकर आए हैं, जो समाज हाँ, बदलना चाहते हैं, जो उसको हाँ, आगे हाँ, ले जाना चाहते हैं, हाँ, हाँ। इन दोनों तरह के लोगों को आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? ओके। तो देखिए, ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हम लोगों को कि उस वो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर क्या उसके दिमाग में है। वो आज बिजनेस बना रहा है तो आगे चलकर उसका प्लान उस बिजनेस को सेल करने का है या नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप 100% अगर आप ये सोचोगे कि ये मैं अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह देखता हूँ। तो अगर आप अपने बिजनेस को बच्चे की तरह देखते हो तो क्या आप बच्चे के साथ में ऐसा सोच रख पाओगे? हम्म, ये काफ़ी बिल्कुल। टफ चीज़ है। तो आप अपने बिजनेस को अगर 100% आप ये सोचकर चल रहे हो कि इसको आगे मुझे सेल करना है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फिर वो होगा, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो वो आपके पार्टनर या आपकी टीम की वजह से सक्सेसफुल होगा, आपके माइंडसेट की वजह से वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टार्टअप को एज अ बिजनेस भी लेना चाह रहे हो तो एटलीस्ट जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक वो एक मुकाम हासिल ना कर ले, एटलीस्ट तब तक ये सोच मत रखो कि उसको सेल करना है। हाँ, आपको लगता है कि आपने अपने 100% एफर्ट्स दे दिए हैं और अब आपको आपके एफर्ट्स एनकैश करना चाहिए, तब आप, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप कर तो सकते हो। करें। लेकिन जब ड्यूरिंग पुटिंग योर एफर्ट्स तब आपने सोचा तो वो बिजनेस खराब हो जाएगा। ऐसा है। आपने पहला सोशल कॉइन भी लॉन्च किया है हाँ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, एक बहुत थैंक ही यू सो नया मच। सा कॉन्सेप्ट है, हाँ, थोड़ा सा अगर बता पाएं। ओके। तो सोशल कॉइन देखिए, सोशल मीडिया पे आजकल कितना फेक है कितना जेन्युइन है ये कोई आइडिया नहीं लगा सकता। तो दिखावा ज़्यादा है आजकल, मतलब मैं ये जानता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया में के माध्यम से लोगों को गलत जानकारी ना मिले, इसके लिए हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं जो सोशल कॉइन है। मतलब वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का, एक इंडिविजुअल का पूरा प्रोफाइल, काफ़ी सारे पैरामीटर्स यूज़ करके, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो पूरा प्रोफाइल जज करने के बाद में वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की एक टोकन वैल्यू बनेगी। तो वो टोकन वैल्यू से डिसाइड होगा कि उनका एक्चुअल वो क्या स्थिति है। जैसे आज हम समझ लोग गया। फेसबुक पर सब लोग हम जी अकाउंट जी बनाते जी हैं, तो जी। फेसबुक पर सबका एक पर्टिकुलर प्रोफाइल होता है। तो हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जिसमें एक हम लोग प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर सब अपना प्रोफाइल बनाएं और उसको वो एवेल्यूशन हो उसका। तो ये बेसिकली जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए तो बहुत करेक्ट, फायदेमंद करेक्ट। चीज़ हाँ, साबित हाँ, होगी कि हाँ। वो एक ही जगह पे चेक कर सकते हैं हाँ, कि भाई यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं करेक्ट, उनका करेक्ट। कोई हाँ, मायने है कि नहीं है। करेक्ट। हाँ, जैसे आजकल एआई का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। राइट चैट राइट। जीपीटी है, डीप सीक है, एक्स ने अपना ग्रॉक लॉन्च किया है। तो इसमें आप कुछ ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जो मतलब वो पूरे एज अ होल पूरा डेटा सर्च करके आपको सही जवाब दे देंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ पर हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जवाब देंगे। क्योंकि उन पर वहाँ पर किसी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है। वो सब जगह से डेटा, क्यूमुलेटिव डेटा इकट्ठा करके आपको जवाब राइट। देते हैं, तो हो सकता है आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में जवाब मिले। तो ठीक उसी तरह हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान की उसका एक्चुअल पूरी स्थिति पता चले हमें। बहुत सारे फर्स्ट किए हैं आपने। अब ये तो हुआ एक, दूसरा एनएफटी, एमपी में पहला एनएफटी हाँ, आपने लॉन्च किया। हाँ, तो ये एनएफटी है क्या ओके। और इसका
क्या आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका ओके, क्या भविष्य तो देखते एनएफटी एक बड़ा अच्छा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो होता इसमें ये है कि दिस इज नॉन फंजिबल टोकन, मतलब ये नॉन फंजिबल है, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं आर्ट से, एक पेंटिंग है। हैं? तो आज एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई है, तो वो पेंटिंग फिजिकल अवेलेबल है, तो वो कभी भी संभावना है कि कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी राइट, चोरी हो राइट, सकती है, हाँ, कभी भी कॉपी हो सकती है। तो अगर उसी पर्टिकुलर आर्ट को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया एक एनएफटी में, तो वो ना तो कॉपी होगी, ना उसको कोई मॉडिफाई कर सकता है, ना उसको कोई चोरी कर सकता है, और वो मल्टीपल टाइम सेल हो सकती है, क्योंकि सबसे लेस लिक्विड होता है, लेस लिक्विडिटी होती है आर्ट्स में। मतलब इतना जल्दी इजीली सेल नहीं हो सकती है, उसके लिए आर्टिस्ट को एग्जीबिशंस का वेट करना होता है। राइट, तो एनएफटीज आप 1 मिनट में भी कई बार सेल बाय सेल कर सकते हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो। और जो आर्टिस्ट है उसको जितनी बार ट्रेडिंग होगी उतनी बार उनको आर्टिस्ट को पैसा अपनी फीस मिलती जाएगी। तो मेरी आवाज़ एनएफटी बन सकती है? आपकी आवाज़ एनएफटी बन सकती है, आपका वीडियो एनएफटी बन सकता है। अच्छा, हाँ, अरे वाह! एनएफटी एक आर्ट भी एनएफटी बन सकती है, एक साउंड ट्रैक भी एनएफटी बन सकता है, एक वीडियो भी एनएफटी बन सकता है। हम्म, चलिए इस पे हम डिटेल हाँ, चर्चा करेंगे इस राइट। पॉडकास्ट के बाद। हाँ, काम को लेकर बहुत बातें होंगी। हाँ, एक एक सवाल निजी जिंदगी का करते हैं हाँ, और फिर उसके बाद वापस काम ओके, पे चलेंगे। आपका सबसे चैलेंजिंग टाइम ओके, और सबसे अच्छा, दोनों ही, हाँ, दोनों एक्सट्रीम अगर पूछें, हम्म, किस उम्र में और क्या? ओके। तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग टाइम आई थिंक हाँ स्कूल टाइम पर ही रहा था, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, और जब आईआईटी के मार्क्स आए तो शायद कुछ 1-2 नंबर से मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ओहो। तो वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग समय लगा। तो मेरे मॉम डैड ने अच्छा सपोर्ट किया। तो फिर मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट किया। मैंने सोचा आईआईटी करने के बाद क्या करना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है। फिर मैंने सोचा नहीं, बिजनेस ही करना है, तो क्यों ना एमबीए करके अच्छा बिजनेस किया जाए। हम्म, तो फिर मैंने अपने दोनों छोटे भाइयों को पढ़ने में मदद की, उनको मोटिवेट किया। और जो मुझसे छोटा वाला भाई है वो ऑलरेडी आईआईटी में 315 रैंक होल्डर है ऑल इंडिया। और जो सबसे छोटा वाला भाई है वो भी आईआईटी क्वालिफायर है, उसने भी क्वालिफाई किया था। तो जो मुझसे छोटा भाई है, छोटा वाला भाई है सुमित। तो वो ही इज़ रनिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स। एंड अच्छा, या पॉइंट डिस्ट्रिक्ट से, एंड ओके। या एंड आई एम आल्सो हेल्पिंग हिम आउट इन हिज बिजनेस एज वेल। अरे वाह, राइट। क्या बात। अच्छा, ये खाली आप यही नहीं कर रहे हैं, हाँ, आप दादा साहब फाल्के जो फिल्म फेस्टिवल है हाँ, उसके एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ। देयर आर 3 एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, आई एम राइट। वन ऑफ देम। ये कैसे हुआ, और फिल्मों की तरफ क्या रुझान रहा है शुरू से ही? हाँ। अच्छा, क्रिएटिव। वो अगेन वो लिंक पूरा एनएफटी से है। अच्छा। तो बॉलीवुड एक्टर विशाल मल्होत्रा और मेरा कॉमन इंटरेस्ट रह चुका है एनएफटी, मतलब है। जी। विशाल मल्होत्रा और मेरा कॉमन इंटरेस्ट है एनएफटी। अच्छा। तो हम लोगों का डिस्कशन होता था, हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे थे एनएफटीज को लेकर। फिर विशाल का एक दिन सडनली फ़ोन आया, ही सेड कि एक मूवी बनाते हैं, एक मूवी बना रहे हैं, उसमें मैं एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहा हूँ। और उसमें हम लोग एनएफटी से लिंक करते हैं, उसको मल्टीपल प्रोड्यूसर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और सबको एज अ प्रोड्यूसर हम लोग की ये मूवी है, ये मतलब एनएफटी फंडेड मूवी है ना ये। एशिया में पहली मूवी है, एशिया की फर्स्ट एनएफटी फंडेड फिल्म है। समझ गए, तो हाँ। इसमें जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रोड्यूसर पास हमने एनएफटीज में दिए हैं, मतलब इसमें एनएफटीज में प्रोड्यूसर पास हैं। समझ गए। हाँ, क्या बात। तो क्योंकि फिल्मों से जुड़े हैं आप, हाँ, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हाँ, विशाल के साथ, ये फिल्म जो वो हाँ, कर रहे हैं, तो फिल्मों को एज अ मीडियम ऑफ चेंज, हाँ, क्या आप देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि फिल्म्स कैन बी मीडियम ऑफ चेंज? हाँ, फिल्म्स कैन बी। अब काफ़ी सारी मूवीज़ शॉर्ट फिल्म्स ऐसी आ रही हैं जो बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म्स हैं, बहुत अच्छा संदेश देकर जाती हैं। तो मेरा मानना है कि 2 घंटे 3 घंटे में मूवी में टाइम वेस्ट करने के बजाय, अगर शॉर्ट फिल्म में पूरा क्रिस्प में अगर उसका कंक्लूजन बता दिया जाए, जिससे हम लोगों को कुछ बदलाव ला सकें या कुछ लर्निंग मिल सके, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो शॉर्ट फिल्म्स आजकल बहुत अच्छा कर रही हैं, शॉर्ट फिल्म से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत। और हम्म, हमने अभी कुछ दिन पहले 15-15 मिनट की 2 शॉर्ट फिल्म देखी, राइट। अच्छा। और वो कमाल, बहुत वही कमाल फिल्म्स बन रही हैं आजकल। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि क्या होता है कि आप 3 घंटे या 2.5 घंटे की पिक्चर हम्म, देखो और बाद में पता चले तो बहुत बकवास थी,
हाँ, तो आप ठगा सा महसूस करते हो। राइट, 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 15 हाँ। मिनट की फ़िल्म देखने में ये है कि नहीं भी अच्छी लगी, वर्थ रहता है, हाँ, तो भी वर्थ कुछ रहता सीखने है। को मिलता है। चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में बहुत रहे, हाँ, और जो रास्ता आपने चुना है वो आते ही रहेंगे। हुँ, कैसे नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि जहाँ अनसर्टेनिटी है, राइट, वहाँ नेगेटिविटी भी आती है। राइट, राइट, राइट। अच्छा, एक इसको मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना जी, चाहूँगा। जी, ज़रूर, ज़रूर। नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज़। और रोज़ जब हाँ, सुबह सोकर उठता हूँ तो धरती माँ के चरण स्पर्श करता हूँ और हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करता हूँ। ये मुझे भी हनुमान, भेजिएगा। हाँ, हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सक पिंगाक्ष अमित विक्रम उदति क्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दस ग्रीव दर्पहा। मतलब आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है तो आपको भगवान के करीब जाना पड़ेगा। मैं रोज़ लगभग 30 मिनट भगवान के करीब रहता हूँ, चाहे अपने घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में जाकर मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि हम भगवान जी के करीब रहूँ, तो जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो जब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट कम होगी। तो मतलब अध्यात्म में आप शांति खोजते हैं, हाँ, सुकून मिलता है। सुकून। क्या यही कारण है कि जब आप आ रहे थे सामने से मुझसे पहली बार मिलने आए, तो मेरे को लगा कि जैसे कि जीन्स और शर्ट और कोट के में कोई कोई स्वामी, कोई योगी चला आ रहा है। ऐसा नहीं हो वो सकता ऑरा है। कैसे, वो उसका उसके पीछे का कारण बताइए, वो तो आपने या फ़ील किया मेरा है। भ्रम था? आपने फ़ील किया है, आपको बताना पड़ेगा कि वो देखिए, किस तरह से आपने फ़ील किया। देखिए मैंने अगर फील किया है तो वो कहीं ना कहीं रहा तो होगा अंदर। हाँ। तो वो क्या है, क्या वो अध्यात्म है या? देखिए, मैं हर कुछ देर में मेरे दिमाग में या मैं मेरी सोच में मैं भगवान को इंक्लूड करके रखता हूँ। मतलब कभी भी कुछ ऐसा रहता है, जैसे मैं जब आ रहा था वहाँ से, आपने मुझे देखा तो मैं सोच रहा था कि आज पॉडकास्ट है मेरा, तो कुछ मतलब सब कुछ अच्छा रहे, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूँ। तो वो चीज़ हो सकता है कि आपने एज़ अ ऑरा फ़ील कर ली हो। हो सकता है, पर वाकई जो मैंने कहा उसमें हाँ, जरा भी, उस समय तो मैं आपको जानता भी नहीं था, करेक्ट, कोई करेक्ट। हाँ, स्टोरी नहीं पता हाँ, थी, तो हाँ, हाँ। यही ये आई थिंक कनेक्ट है और कुछ हाँ, नहीं। हाँ, राइट। रोल मॉडल कौन है आपके? ओके। तो अगेन रोल मॉडल मैं हनुमान जी को ही मानता हूँ, क्या बात। क्योंकि वही एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी हैं, या वो तो साक्षात भगवान है, तो उन मतलब मैनेजमेंट गुरु वही हैं। मतलब उनमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो आजकल में जो युवा को जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं और जो होना चाहिए। जब इतने शक्तिशाली होने के बाद भी, पवन पुत्र होने के बाद भी उन्होंने वो इतने हम्बल रहे, परम भक्त रहे, विनम्र रहे। मतलब उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो होना चाहिए, जो सीखना चाहिए। मतलब मैं कोशिश, जब उनको ज़रूरत पड़ी थी तब उन्होंने शरीर का आकार बड़ा किया, राक्षसों से लड़ाई की। जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सूक्ष्म राक्षसी का सामना, जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो राक्षसी का सामना करते समय उन्होंने सोचा कि इससे लड़ने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, आकार को छोटा करते हैं और इसके शरीर में से बाहर निकलते हैं। तो वो उस तरह से वो चीज़ है। परिस्थिति के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब अपने से को अपने आप को कन्वर्ट करना, हर ढालते हैं। जगह एग्रेसिव ना होना, तो वो चीज़ है। कहाँ हम्बल होना है, कहाँ एग्रेसिव होना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी वो लगता है। गुस्सा आता है आपको, अग्रेशन? मैं कोशिश, देखिए, हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा हुआ होता है। अब आपको कोशिश करना है कि वो राक्षस बाहर ना आ पाए, तो उसके लिए अगेन आपको भगवान के करीब रहना करीब। पड़ेगा। तो होता ये है कि जब भी गुस्सा आता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ पर है, किस बात पर है। अगर आपका जैसे मैं टीम पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मैं टीम पर गुस्सा नहीं करता। जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लेता हूँ। मैं अपने गुस्से को ठंडा करता हूँ, फिर हम्बल रह के बात करता हूँ, क्योंकि अब आज जो भी कुछ मैं हूँ, वो अपनी टीम की वजह से ही हूँ। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में मोतीलाल ओसवाल के साथ में बिज़नेस पार्टनर हैं, एंड वी रैंक नंबर 1 इन ऑल ओवर इंडिया। इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ आवर टीम ओनली। ठीक। तो टीम जब आपको ऊपर ले जाती है, तो अगर आप टीम को फैमिली की तरह समझेंगे तभी आप ऊपर सस्टेन रह पाएँगे। अगर आपने कुछ भी नेगेटिव किया या कुछ भी इस तरह की चीज़ की, तो बिल्कुल, मतलब वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। तो गुस्सा आता है, लेकिन जैसे मेरी टीम को पता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो कुछ देर के लिए हम लोग डिस्टेंस बना लेते हैं। जैसे मेरा एक मैनेजर है,
तो उसको फ़ील हो जाता है, जैसे आपको ऑरा फ़ील हो, उसको फ़ील हो जाता है कि आज मैं गुस्से में हूँ, तो वो दूर मेरे रहे पास हैं। आता ही नहीं है। अरे वाह! वो कुछ देर तक तो नहीं आता, फिर वो दोबारा मेरा चेहरा देखता है या वो फ़ील कर लेता है। जब उसको लगता है हाँ, गुस्सा ठंडा हो गया, अब जा सकते तो अब जा सकते हैं, जबकि उसको पता है कि ये उसके बारे में नहीं है या उससे रिलेटेड नहीं है। फिर वो हो सकता है शाम को पूछता है कि सर आप सुबह गुस्सा क्यों थे? तो मतलब मुझे पता चल जाता है कि इसको पता चल गया है कि मैं नहीं गुस्से गुस्से में हूँ या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न से। लेकिन ऐसा कम होता है, काफ़ी कम ऐसा होता है मेरे साथ में कि मैं गुस्सा हूँ, ऐसा। मतलब ऐसा कोई रीज़न होता नहीं है कि गुस्सा होने का, मतलब आपका सब कुछ जब अच्छा चल रहा है, आपका माइंडसेट क्लियर है, तो क्या? हाँ। किस बात पे गुस्सा? हुँ। पढ़ने का समय मिलता है? हाँ, मैं बहुत कम समय मिलता है ऐसा कि जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ। आजकल तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं, तो हुँ, वो ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। तो हाँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। तो कोई एक ऐसी किताब, ऐसा टाइटल जो याद ओके, रह गया, जो छपा रह मैंने गया, स्कूल टाइम में जो छपा नहीं है ऐसा? जो छपा रह गया जो छपा रह गया, ओके। दिमाग। तो ओके, तो स्कूल टाइम में मैंने जीवन और शिक्षण करके एक बुक पढ़ी थी। जी, जी। आचार्य विनोबा भावे ने लिखी हुई है। ओह! तो उसमें उसका क्रक्स या सारांश मैं आपको बता देता हूँ क्या है, या उसमें एक ऐसी कुछ बात थी जो छपी रह गई, वो ये थी कि जो बुकिश नॉलेज है, जो सिर्फ़ किताबों में है, वो पढ़ने से आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। हुँ, आपको वो सब सीखने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए बाहर की दुनिया में भी निकलना पड़ेगा, बुक के बाहर निकलना पड़ेगा। आपको दुनियादारी सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, लोगों से कैसे डील करना है वो समझना पड़ेगा। आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। तो वो उस बुक से मुझे काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग मैंने स्कूल टाइम से या कहें तो कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी। हुँ। तो इन्वेस्टिंग पर सबसे अच्छी बुक मैंने पढ़ी है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ओके। हाँ, तो जो है अगर कोई मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो अर्निंग करें, अर्निंग करने के बाद में उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलता है उसको स्पेंड करें। हुँ, और अगर आज के सिनेरियो में सबसे सक्सेसफुल पर्सन वही बोला जाएगा या वही माना जाएगा जिसका मंथली एक्सपेंसेस उसके रिटर्न से कम है, जो हुँ। उसको रिटर्न्स मिलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट समझ से गया। जी, किए आने वाले जो रिटर्न्स मिलते हैं वही सक्सेसफुल है। हुँ, अदरवाइज आजकल हम देखते हैं कई सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब डिफेंडर, आजकल की युवा पीढ़ी जो है इंस्टाग्राम पर आप देखते ही हैं, युवा पीढ़ी आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हुआ और डिफेंडर लेकर आ गए। 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अकाउंट में, आप 1 करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर आ रहे हो, आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। मैंने मुझे याद है अभी भी आपने एक सवाल और पूछा था मुझसे कि सबसे ऐसा कौन-सा समय था जो आपको सबसे अच्छा फ़ील हुआ? अच्छा, हाँ। तो मैं कॉलेज पास आउट जब हुआ, जब मैंने फर्स्ट जॉब की, तो मैंने अपने डैड को एक एसयूवी गिफ्ट की थी। क्या बात एसयूवी गिफ्ट की थी वो मॉम डैड को, तो वो मेरा सबसे अच्छा समय था। और मैंने 25 साल की एज में ही अपना मकान बनवा लिया था। मतलब क्या बात लायबिलिटी के साथ बनाया, लेकिन स्टिल मकान एक एसेट है! होता है। एसेट है वो। लोन लेकर मैंने बनाया, हाँ, लेकिन वो कुछ सालों में ही मैंने उसका लोन सब कंप्लीट करके अरे वाह! विदाउट एनी लायबिलिटी मैं क्या मैं बात है! कोशिश करता हूँ कि लायबिलिटी ना लूँ। एक आखिरी सवाल, रिकॉग्निशंस बहुत मिलते होंगे हाँ, आपको। कई अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें एक इंदौर पुलिस से भी आपको सम्मानित किया हाँ, गया है। वो क्या है और कैसा लगता ओके, है? इस तरह के अवार्ड्स जब मिलते हैं। ओके। तो अगेन मेरा मानना है कि धरती पर हम सब किराएदार हैं हुँ, और इसका मूल्य हमें जन सेवा, प्रकृति सेवा और पशु सेवा करके ही चुकाना चाहिए। तो कोविड के दौरान पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों की मदद करने का मुझे मौका मिला। अरे वाह! वो अवार्ड उसी लिए ही है। और अभी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों की मदद करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे लोगों की मदद करके, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके। अगर किसी के लिए भी मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे वो फ़ील जो होता है ना, वो एक बहुत डिफरेंट फ़ीलिंग है। मेरे दोस्तों का भी फ़ोन आता है, अगर उनका कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम करके देने में मुझे जो सुकून मिलता है, वो एक अलग फ़ीलिंग होती है। आपको अवार्ड कोविड में आपने जो सहायता की लोगों की, उसके लिए हाँ, मिला। आपको एक चीज़ के लिए अवार्ड कभी नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, हाँ, इन्वेस्ट करके लोगों के हाँ, सपनों में। और इसका अवार्ड शायद ऊपर क्रेडिट हो रहा है, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही अच्छा करते रहें
आपको लोगों की दुआएं मिलती रहें और आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। थैंक यू इन्हीं सो मच। शुभकामनाओं के थैंक साथ यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू।